हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। तो हम लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत पहले कर चुके हैं, है ना। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर जब मैंने चैनल पे डालना स्टार्ट किया था तो एलएफटी से स्टार्ट किया था मैंने, है ना। तो फिर एलएफटी तो खत्म हो चुका है बहुत पहले, तो हम केएफटी पे फोकस करते हैं कि केएफटी मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया, बहुत वाइटल ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। मैंने क्या बोला? किडनी का जो मेन फंक्शन है वो ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर मतलब किससे फिल्टर करना? मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना, यूरिया, क्रिएटिनिन, है ना, आपका यूरिक एसिड। आपकी बॉडी के अंदर होमोस्टैसिस, पानी ज़्यादा है बॉडी के अंदर, पानी निकाल देना, पानी कम है तो पानी को रोक लेना, ठीक है। बॉडी में ग्लूकोज का निकाल, उस अगर ज़्यादा है तो बॉडी से निकाल, मतलब बॉडी के अंदर बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टैसिस, एसिड बेस बैलेंस हमने पढ़ा था किडनी के लेवल पे, थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस था, है ना। तो आपके लेवल पे होमोस्टैसिस बना रहे, बॉडी में एक नॉर्मल कंडीशन बनी रहे, उसके लिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर रिटेंशन ऑफ सब्सटेंस वाइटल लाइक ग्लूकोज, आपके मान लो ये आपका ग्लोमेरुलस है, यहाँ से कुछ ग्लूकोज चला गया, लेकिन ग्लूकोज यूरिन से नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, ग्लूकोज, पानी वगैरह जो भी अगर जरूरत है बॉडी को तो उसे रीअब्जॉर्ब कर लेगी अप टू अ लिमिट, ठीक है। और आपके यहाँ पे हार्मोनल फंक्शन भी होते हैं लाइक इरेथ्रोपोइटिन, है ना, हीमोग्लोबिन को मैच्योरेशन करने के लिए इरेथ्रोपोइटिन, ठीक है। रेनिन निकलता है, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, एल्डोस्टेरोन वगैरह में, ठीक है। अब में विटामिन डी एक्टिव फॉर्म यहाँ बनती है, ठीक है। एक एंजाइम होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज जो विटामिन डी को एक्टिव करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये कुछ बातें पता है कि किडनी के ये कुछ काम होते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक बार डायग्राम दिखाता हूँ कि किडनी, मैंने बोला किडनी एक ऑर्गन है ना, मतलब कोई भी चीज़ किससे मिलकर बनी? सेल से मिलकर बनी है। तो किडनी का जो फंक्शनल सेल है वो क्या है? आपका नेफ्रॉन। तो मैं एक नेफ्रॉन दिखाऊंगा, आप समझ जाओ दोनों किडनी मिला के कलेक्टिवली यही काम कर रही होंगी, है ना। एक सेल दिखाऊंगा बार बार, ठीक है। पता नहीं बाहर बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, ठीक है। एक बार घर आ जाऊँ बस, कल कॉलेज पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद से शायद वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूंगा मैं थोड़ा सा, है ना। चलो, तो मैंने क्या बोला, इसे हम क्या बोलते हैं? सबको पता है, बोमेंस कैप्सूल। पहले कैप्सूल आएगा, फिर पीसीटी आ गई, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, और ऐसी बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पे ये खुलते हैं। उसका नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये नाम पता है, मुझे पता है, ठीक है। आपको पता है, मुझे ये पता है, ठीक है। अब ये क्या है? आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, है ना, एफरेंट आर्टरी आ रही है, फिर यहाँ पे कैपिलरी बनी, फिर ये इफरेंट आर्टरी, ठीक है, ठीक है ना। बीच में एक कैपिलरी जो बनी उसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो हमारी हर एक किडनी में 1 मिलियन 10 लाख के आसपास हर किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बात तो कुछ पता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, जिसमें हम इसे बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं और इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। चलो, बहुत बेसिक था ये। तो बेसिकली हो क्या रहा है आपका, यहाँ पे ये ब्लड आ रहा है, गंदा ब्लड आ रहा है, ब्लड में कुछ गंदगी है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ठीक है ना, बहुत कुछ है, ठीक है। अब ब्लड यहाँ पे फिल्टर होगा, ठीक है। और आखिरी में फिल्टर होकर रीअब्जॉर्ब, सिक्रीशन भी देखेंगे क्या होता है। सब कुछ होते लास्ट में क्या बन जाएगा? लास्ट में यूरिन बन जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे बनता है यूरिन। मेरी बात समझो, जो हमारे ब्लड की सप्लाई है किडनी में, वो आपके करीब करीब 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। लेकिन पता है, मैं ब्लड नहीं बोलूँगा बार बार, मैं सिर्फ प्लाज्मा बोलूँगा। ब्लड का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा प्लस सेल्स। तो मैं सेल्स की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ प्लाज्मा की बात करूँगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्लड आपका मान लो यहाँ से आ रहा है ना। तो आपको जो प्लाज्मा होता है ना, वही ये चीज़ क्रॉस कर पाता है, वो प्लाज्मा ही आता है यहाँ पे, आपके सेल्स आते नहीं हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं सेल्स की बात करूँगी क्यों, जब वो ग्लोमेरुलस को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं, तो मैं सेल्स की बात क्यों करूं, है ना। तो सेल्स की हम बात बेसिकली नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा की टर्म पे पढ़ा होगा ना आप लोग, 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं बार बार बोलूँगा प्लाज्मा। कितना प्लाज्मा आता है पर मिनट किडनी में? 650 ml प्लाज्मा आता है, 625 ml प्लाज्मा आता है, जो सा लिखना चाहो, है ना, 625 650 ml, ठीक है, पर मिनट आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इतना प्लाज्मा आता है। अब मैंने क्या बोला, एक किडनी है, दोनों किडनी मिला के, ठीक है, 650 ml प्लाज्मा आ रहा है, जिसमें से 500 ml आगे निकल जाता है। ऐसा मानो
625 ml मान लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 625 ml प्लाज्मा आ रहा है, ठीक है, पर मिनट आ रहा है। उसमें से 500 ml आगे निकल गया बिना यहाँ पे बचा हुआ कहाँ गया प्लाज्मा, यहाँ चला गया, ग्लोमेरुलस से क्रॉस होकर बोमेंस कैप्सूल के अंदर चला गया, मतलब कि 125 ml यहाँ चला गया। तो ये जो पहला स्टेप है इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। मतलब अगर आप फिर से देखो कि जैसे कि ये क्या है, एक बोमेंस कैप्सूल, यहाँ से आ रहा है आपका 650 ml प्लाज्मा, ठीक है, उसमें से 125 ml प्लाज्मा यहाँ चला गया और बचा हुआ 500 ml आगे निकल गया। समझ में आ रहा है क्या? तो जो पहला जो ये वाला चीज़ है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो आपसे पूछा जाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है, आपका 125 ml प्लाज्मा फिल्टर होता है पर मिनट बाय बोथ किडनी, है ना, बाय बोथ किडनी, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अगर हम इसी हिसाब से पूरा दिन भर का निकालें कितना GFR हुआ, तो करीब करीब निकल के, ये तो 1 मिनट का है, तो अगर हम पूरे दिन का निकालेंगे तो निकल के आता है कोई 180 लीटर के आसपास की कहानी निकल के आती है। लेकिन क्या हम लोग इतना यूरिन प्रोड्यूस करते हैं क्या? अगर हम खुद कॉमन सेंस भी लगाएं कि यहाँ पे 125 ml आया 1 मिनट में, तो पूरे दिन भरे में एक किडनी ने कितना यहाँ पे हुआ, 180 लीटर। बट इतना यूरिन तो बनता नहीं है। यूरिन कितना बनता है? यूरिन बनता है आपका 1.5 लीटर के आसपास, 1 से 1.5 लीटर के आसपास। मतलब करीब करीब 90% हिस्सा क्या होगा, 90% प्लाज्मा क्या करेगा, वापस से रीअब्जॉर्ब होगा। वापस से ब्लड चल रहा है, ये ब्लड वेसल चल रही है, इफरेंट आर्टरियल वगैरह, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब, यहाँ पानी रीअब्जॉर्ब। समझ में आ रहा है क्या? मतलब बाकी सब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब 99% हिस्सा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और कुछ यहाँ पे सिक्रीशन भी होगा कि मान लो यहाँ पे कुछ गंदगी थी तो इसको वापस से यहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया, तो इसे बोलते हैं सिक्रीशन। तो मेरी बात समझना कि आपको जो यूरिन बनता है ना 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये तो मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या है, देखो ये आपका एक बोमेंस कैप्सूल है, ये आपका ट्यूब है। अभी ट्यूब को मैं उलझा हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल एक लाइन, एक ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ब्लड आ रहा है, यहाँ पे कुछ ग्लोमेरुलस बना, कैपिलरी बनी, फिर ये ब्लड आगे निकल गया, ब्लड वेसल आगे निकल गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है पर मिनट, 625 आ रहा है ml, ठीक है। यहाँ कितना निकल गया, 500 आगे निकल गया, बचा हुआ 125 कहाँ गया, यहाँ। तो ये जो पहला स्टेप था वो हो गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। बट ये 125 ml पर मिनट जब आगे चल रहा है तो रास्ते में इसको रीअब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। तो इससे क्या हुआ, इसकी मात्रा कम हो गई, है ना। और कुछ चीज़ें बीच रास्ते में सिक्रीट भी करी जाती हैं, तो सिक्रीशन। तो ये 3 स्टेप होते हैं किसी यूरिन बनने, और आखिरी में आते आते तक आपका यूरिन बन जाता है, जो कि बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि रीअब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा होता है, रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। प्लाज्मा बहुत जल्दी ग्लूकोज वगैरह सब रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सब, टोटली सब, है ना। समझ में आ रहा है क्या? तो यूरिन जो बनता है आखिरी में, आप बोलोगे यूरिन तो इतना ही बन रहा है 1.5 लीटर, है ना, बल्कि हमारा जो ये था 180 लीटर होना चाहिए था। तो रास्ते में क्या हुआ, 2 काम हुए, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। आई थिंक ये भी आपको पता होगा, क्लास बेसिक फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हमारा टेस्ट क्या होता है, हमें टेस्ट करना है कि जो GFR है, जो ग्लोमेरुलस वाला काम है, ये वाला काम है, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी देखो मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा, आप बस समझने में फोकस करना, समझ में आ जाएगा तो हर चीज़ कर ले जाओगे, लिख विख सब लोगे आप, ठीक है। समझने में फोकस करना। तो उसके लिए हम करते हैं क्या, उसके लिए हम करते हैं क्लियरेंस टेस्ट, क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है। चलो समझते हैं। अभी क्या डेफिनेशन है क्या नहीं है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आ जाओ। एक पेशेंट है, उसमें मैंने IV के थ्रू इनुलिन डाला उसके ब्लड में, है ना। तो उसके अंदर कुछ प्लाज्मा इनुलिन कंसंट्रेशन P हो गई, है ना, उसके प्लाज्मा में कुछ कंसंट्रेशन होगी इनुलिन की, मैंने उसे कैपिटल P बोल दिया, ठीक है, ठीक है, बोल दिया। अब क्या हुआ, ये रहा ब्लड, देखो ये रहा ब्लड, इस ब्लड के अंदर, ब्लड मतलब प्लाज्मा, है ना, कितना है, 625 ml है, 625 ml है। और क्या घुला हुआ है इसके अंदर, ये ब्लू क्या है, इनुलिन है, इनुलिन है, ठीक है। अब ये 600 ml जो प्लाज्मा आया पर मिनट, मैं हर चीज़ पर मिनट पे समझा रहा हूँ, पर मिनट, है ना। चलो 625 ml प्लाज्मा पर मिनट आया किडनी में, है ना, जिसमें से 125 ml जो था प्लाज्मा था वो फिल्टर हो गया, कैसे, GFR ने, इतने तो होता है GFR में, GFR हो गया। और बाकी बचा 500 ml, है ना, उस बाकी बचा, ये रहा, देखो बनाओ फिर से, ये देखो ये प्लाज्मा यहाँ आ गया, इसके अंदर भी गंदगी होगी,
लेकिन गंदगी का 125 ml ब्लड फिल्टर हो गया। मतलब हर 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है आपका? 125 ml। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चीज़ चल रहा है, ये प्लाज्मा आगे चल रहा है, इसके अंदर क्या घुला हुआ है बताओ? इनुलिन। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, अब रास्ते पर क्या होता है, इनुलिन का ना तो रीअब्जॉर्प्शन होगा ना तो सिक्रीशन होगा। मतलब कि ना तो इनुलिन को यहाँ से यहाँ ले सकते हैं ना तो यहाँ से यहाँ दे सकते हैं। मतलब कोई भी क्या हो रहा है, नो सिक्रीशन नो रीअब्जॉर्प्शन, किसका? इनुलिन का। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में हमको आ गया कि एट द एंड ऑफ द डे 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर हुआ? आप बोलोगे 125 ml। 125 ml। आप बोलोगे 125 ml ही क्यों? बिकॉज ना तो इसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ ना तो इसका सिक्रीशन हुआ। अभी देखो, अभी क्या पता आपको टफ लग रहा हो, बट अभी मैं देखो ना यहाँ पे बना के लाया हूँ 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 अभी बनाऊंगा यहाँ पे बैठे बैठे। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ सब क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो आ जाओ। एक चीज़ समझते हैं कि मान लो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है ना, हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज गया 125 ml में ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज का हम जानते हैं नॉर्मल रेंज के अंदर फुल्ली रीअब्जॉर्ब, मतलब सारा का सारा ग्लूकोज वापस से ले लिया, तो ग्लूकोज सारा वापस रीअब्जॉर्ब हो गया। तो मुझे बताओ इसका ग्लूकोज यूरिन में निकल रहा है वो कितना निकल? 0। तो क्लियरेंस कितनी निकल गया? 0। समझ में आ रहा है? फिर समझते हैं, एक चीज़ और समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आओ, यूरिया पे समझते हैं, 1 मिनट। ये देखो, ये मैंने बनाया क्या? बोवेंस कैप्सूल। ये ट्यूब है, ये ट्यूब आप मुझे बताना। ठीक है, ये आपकी आर्टरी आ रही है, ये आपकी कैपिलरी बनी, ये फिर आपकी आर्टरी चल रही है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यहाँ से 625 ml आया, 500 आगे निकल गया, 125 यहाँ निकल गया। अब इसके अंदर यूरिया है, यूरिया को हम रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं 40% के आसपास, वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है, पूरा तो नहीं लेकिन 40%। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? यूरिया 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 यूरिया। ठीक है, अब आप सोचो इस यूरिया को ना वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, तो अब आप खुद सोच पा रहे हो कि यहाँ पे 125 ml ब्लड क्या हुआ था? फिल्टर हुआ था, है ना। 125 ml ब्लड पर मिनट यूरिया को निकला था, लेकिन रास्ते में यूरिया को रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिया कम निकल रहा है ना, जितना निकलना चाहिए था 125 ml ब्लड फिल्टर होना चाहिए था, अब 125 से कम आएगी वैल्यू, 125 से कम आएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि रास्ते में रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, है ना, रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। तो इसे बोलते हैं क्लियरेंस आपके यूरिन के लेवल पे निकाला था। यहाँ जब यूरिन निकलेगा जब निकाला जाएगा। ठीक है, ये जो क्लियरेंस की वैल्यू है वो GFR के बराबर हो सकती है। कब? जब ना तो रास्ते में क्या हो, सिक्रीशन भी ना हो, रीअब्जॉर्प्शन भी ना हो। तो जैसे कि इनुलिन के केस में हुआ था कि जितना यहाँ से ब्लड फिल्टर हुआ GFR से, ठीक है, प्लाज्मा जितना फिल्टर हुआ, ठीक है, उतना ही चलेगा आगे, है ना। इनुलिन ना तो एब्जॉर्ब होगा ना सिक्रीट होगा, तो इसीलिए इनुलिन का बाहर निकालने का रेट कितना है? 125 ml ब्लड फिल्टर हो रहा है इनुलिन से हर मिनट। ठीक है, तो ये आपको निकल के आया। लेकिन यूरिया के केस में क्या होगा? 125 से कम निकल के आया ब्लड, 125 से कम निकल के आया, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि रास्ते में रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, तो भैया बहुत देर लगेगी। यूरिया की वैल्यू मान लिया 90 है, 90 ml पर मिनट है यूरिया निकलने की, 125 से कम है ना। आप बोलोगे 90 क्यों है, 125 क्यों नहीं है? क्योंकि 125 इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे इसे रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा देर लगेगी। समझ में आ रहा है? चलो एक पॉइंट और समझाता हूँ, है ना, एक पॉइंट और समझाता हूँ। ये देखो, एक सेकेंड, मैंने बोला एक चीज़ होती है बॉडी के अंदर क्रिएटिन। क्या होता है? क्रिएटिन, जो क्या होता है आपका रीअब्जॉर्ब तो नहीं होगी बट सिक्रीट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बोला 625 ml प्लाज्मा था जिसमें से 125 यहाँ गया, 500 यहाँ आया। ठीक है, अब क्या वो ये क्या है आपका क्रिएटिनिन। ठीक है, रास्ते में प्लाज्मा ने, मतलब ये ब्लड ने और दे दिया क्रिएटिनिन, और दे दिया, तो और ब्लड फिल्टर हो गया। तो मुझे बताओ 1 मिनट में, पर मिनट में 125 से ज़्यादा फिल्टर हो रहा है ब्लड, कम हो रहा है? आप बोलोगे ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज क्यों? 125 तो यहीं ब्लड फिल्टर हो गया था,
ज़्यादा क्यों? क्योंकि रास्ते में और ब्लड फिल्टर हो रहा है, बिकॉज रास्ते में क्रिएटिन को और डाला जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसकी वैल्यू क्रिएटिन की जीएफआर से ज़्यादा आती है, ज़्यादा आती है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों ज़्यादा आ रही है? बिकॉज सिर्फ सिक्रीशन हो रहा है, रीऑब्जर्प्शन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, आ रहा है, ठीक है। और आप यहाँ देखो, आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जीएफआर से वैल्यू कम क्यों आ रही है? बिकॉज ब्लड यहाँ पे इतना फिल्टर हुआ, गंदगी को वापस ले लिया गया, गंदगी को वापस ले लिया गया, तो उसका गंदगी को निकलने में ज़्यादा, समझ में आ रहा है क्या? गंदगी को निकलने में ज़्यादा वक्त लगेगा, रेट धीरे हो गया, बिकॉज रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हम। आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है भाई। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं भी आ रहा तो मुझे बताओगे आप। ऐसा नहीं है कि मैं हर लेक्चर में आपको फर्स्ट टाइम में समझा दूँ, है ना। कई बार ऐसा भी होगा, क्या पता आपको मैं ना समझा पाऊँ, तो आप मुझे बताओगे, फिर मैं आपको डिस्कस करेंगे क्लास दोबारा लेके। ऐसे तो होता है, आप जब ऑफलाइन पढ़ते होगे यार, डाउट तो आते हैं, ठीक है। तो वैसे समझो, ठीक है। तो चलो, इनुलिन है ना। तो इनुलिन में क्या हो रहा है आपका, वो ना तो एब्जॉर्ब हो रही, ना तो सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो जीएफआर के बराबर आ रही है, क्लियरेंस की वैल्यू जीएफआर के बराबर आ रही है। और उसको हम आईवी दे रहे हैं, है ना, इसलिए डाइट से रिफेक्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसे आप, लेकिन आप इसको प्रेफर नहीं करोगे इतना, क्यों? क्योंकि आपको आईवी देना पड़ रहा है यार, बॉडी में नहीं बन रहा ना। तो हम ऐसा प्रेफर करें जो बॉडी के अंदर ही बन रहा हो, तो हम प्रेफर क्रेटिनिन को कर लेते हैं, ठीक है। यूरिया क्यों नहीं करते हैं? यूरिया क्यों नहीं करते? बिकॉज ये अफेक्ट होता है प्रोटीन की डाइट से। ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो ज़्यादा यूरिया बन जाएगा, ठीक है, वो सब फर्क पड़ता है। बट क्रेटिनिन को डाइट से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नॉट रीअब्जॉर्ब्ड, बट आपका क्या होता है, सिक्रीट होती है, सिक्रीट होती है, इसलिए इसकी वैल्यू जीएफआर से ज़्यादा आती है ना, जीएफआर से ज़्यादा आती है। समझ में आ रहा है ना ये वैल्यू, ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाय डाइट, तो इसको हम एज अ प्रेफरेंस ले लेते हैं, इसको एज अ प्रेफरेंस हम ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप समझ में आया आपको मैंने क्या क्या समझाया। हाँ, क्लियरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, U × V / P। अब इसका मतलब क्या है, U मतलब यूरिन में उस सब्सटेंस की कितनी कंसंट्रेशन है। अभी के लिए मान लो क्रिएटिन, तो U का मतलब क्या है, यूरिन कंसंट्रेशन में किसकी, क्रिएटिन की, है ना, यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन क्रिएटिन कंसंट्रेशन, ठीक है। और V फॉर क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये वॉल्यूम ऑफ यूरिन, है ना। और P फॉर क्या है, ये प्लाज्मा, जिस चीज़ की भी कंसंट्रेशन हो, है ना, क्रिएटिन की, इनुलिन की, जैसे भी हो। तो ये फॉर्मूला है, इससे आप क्लियरेंस निकाल सकते हो अगर आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है। तो जब भी कोई भी आपको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कोई भी यूरिन टेस्ट करते हैं तो वॉल्यूम होती है, फिर कंसंट्रेशन वगैरह, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो निकाल के वो क्लियरेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ, जब तो लिखा क्या है, डेफिनेशन देखो एक बार, तो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट वुड बी कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर मिनट, 1 मिनट में, ठीक है, वो हम निकालते हैं कि हमारा प्लाज्मा एक चीज़ से कितनी क्लियर ऑफ हो जाए, ठीक है। जैसे हमने देखा था इनुलिन, बस आखिरी बार डिवाइस कर लो, आखिरी बार। इनुलिन केस में जीएफआर के बराबर क्यों वैल्यू थी, बिकॉज रास्ते में एक बार ब्लड हुआ, 125 ml फिल्टर हुआ ना, रास्ते में निकला ना बाहर गया, तो यही रेट रहा, यही रेट रहा, गंदगी को निकलने का बाहर यही रेट रहा। मतलब 125 ml ब्लड फिल्टर हो रहा है, प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है पर मिनट, ठीक है। बट क्रिएटिन की वैल्यू क्यों बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? बिकॉज उसका सिक्रीशन हो गया, है ना, रीअब्जॉर्ब। क्या हुआ, क्रिएटिन की वैल्यू में क्या सिक्रीशन हुआ है, मतलब यहाँ से गंदगी और जा रही है। पहले गंदगी इतने ब्लड में थी, 125 ml ब्लड में, अब ये वाला ब्लड भी यहाँ फिल्टर होकर डाल रहा है ना, क्रिएटिन डाल रहा है, तो ज़्यादा ब्लड फिल्टर हो गया, तो इसकी वैल्यू 125 से ज़्यादा आती है क्रिएटिन वाली, नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है। बट यूरिया वाले केस में कम आती है, बिकॉज वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है, गंदगी को वापस से बॉडी ले रही है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी, आई होप थोड़ा दिमाग लगा के बैठोगे, समझ में आ जाएगा। अब लास्ट लेक्चर आएगा KFT के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यार थोड़ी बहुत बातें, ठीक है, जिसमें हम डाइल्यूशन टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट भी करेंगे, और फिर यूरिन एनालिसिस करेंगे, फिजिकल टेस्ट करेंगे, दिखने में कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह, मतलब बेसिक बात करेंगे। जो मेन था क्लियरेंस टेस्ट वगैरह, आई होप आपको समझ में आया हो। देखो आना चाहिए, है ना, नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो, शर्माओ मत, ठीक है। डाउट मतलब कमेंट डालो, नहीं आया है ना, ये डाउट है, ये बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, कोई बड़ी सेंस नहीं है। मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं कि मैं पे कमेंट नहीं पढ़ूंगा, 10 20 30 40 50 बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि आपका कमेंट इग्नोर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। बहुत कम कमेंट्स आते हैं, तो मैं तो यार बहुत अच्छे से आपको पढ़ा सकता हूँ इस टाइम पे, ठीक है। ओके, तो यही बात है, ये हमने ख़त्म करा KFT, और आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय।